हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सीबीसी। याद करें, पिछले क्लास में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्री बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे भी पहले जिस बातों की जानकारियाँ होनी चाहिए ताकि हमें केमिस्ट्री पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए हम लोग जान रहे हैं प्री बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें ध्यान दें, हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन सभी को निकालने के संबंध में जाने। और जैसे कोई एटम लिखते हैं, जैसे हम ये एटम लिखते हैं, कार्बन की बात करते हैं, यहाँ लिखे 6, यहाँ लिखे 12, और लिखते हैं कार्बन 6 और यहाँ लिखते हैं 14। अब ये अगर कार्बन है भैया तो उसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, कभी 7 तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि मास नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है, हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है। जिससे अगर हम बात करेंगे आर्गन 18 एंड 40 एंड कैल्शियम 20 एंड 40, तो इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन होगा, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार है। तो यही सब टर्म अभी हम लोग जानने वाले हैं, और भी कुछ ढेर सारे टर्म्स हैं, सभी को एक जगह करते हुए हम लोग जानेंगे। तो आइए इसमें सबसे फर्स्ट टर्म जाने आइसोटोप्स। सबसे फर्स्ट टर्म जानते हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स में हम कहते हैं कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number are called isotopes। इसे ही हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जरा एक मिनट ध्यान दें, हम क्या बोले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या, डिफरेंट मास नंबर। तो इसी को देखिए हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं और वह और भी अच्छा होगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिए हम वही बात बोलेंगे लेकिन आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, इन अदर वर्ड्स आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। बोल सकते हैं हम क्या बोले कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे ही हम बोल दिए सेम एलिमेंट तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, सेम हो जाए। अभी भी हम उसी बात को बोले लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ same element having different mass number। एज फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आप जान रहे हैं हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स क्या होते हैं भैया, प्रोटियम, इसे क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और यह क्या होता है, ट्रिटियम। हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स 12 एंड 14। ये 14 वाला आप पढ़े भी होंगे, ये क्या होता है, एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स में यूज किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस आप पढ़े होंगे। जिसे हम बात करें क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। हम बात करें यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92
238 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब यहाँ इसे देखिए, हम आइसोटोप का एक और भी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, जिस डेफिनेशन से इसका करेक्ट रीजन पता चलता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इसका मास नंबर डिफेक्ट हो गया। तो देखिए, तो अगर हम बात करते इसकी या इसकी, दोनों में किसी की भी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, अब लैंग्वेज में लिखेंगे, जरा ध्यान दें, इसे हम बात करते हैं क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। यहां अगर आप देखें, यहाँ प्रोटॉन क्या है भैया, 17 है, यहाँ भी प्रोटॉन क्या है, 17 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 17 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, 17 है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें, ये क्या हो जाएगा, 35 माइनस 17 मीन्स क्या, 18। इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस 17 मीन्स क्या, 20। तो क्या देख रहे हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ क्या डिफरेंट होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम क्या कहते हैं, इसका अर्थ हम कर सकते हैं, इट मीन्स isotopes are atoms having same number of electrons and protons but different number of न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखिए, आप बिल्कुल आइसोटोप के बारे में जान रहे थे, एक डेफिनेशन जान रहे थे, देखिए हम यहाँ 3-4 डेफिनेशन ढंग की बातों में घूम के आए, क्योंकि अब आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। पिछले क्लास में आप देखे एटॉमिक नंबर में, अभी तक आप बोल देते थे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देते थे, लेकिन हम क्या बताए कि अब आप ये नहीं बोलेंगे। 10 तक की बातें अलग है भैया, यहाँ आप अब हायर क्लास में आए और अब आप जो कर रहे हैं 1 से 2 वर्षों में 12th में ही अपेयरिंग रहेंगे, तो आप IIT मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप देश की प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग भी क्या होनी चाहिए, उसी लेवल की होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग भी बिल्कुल उसी लेवल की होनी चाहिए। It means isotopes are atoms having same number of electrons and protons but different number of neutrons। कोई दिक्कत? आइए एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी जगह पूछा गया है कि अब जो आइसोटोप हैं, जैसे कि ये और ये है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज समान होंगी कि डिफरेंट होंगी। तो हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी में 2 ढंग की प्रॉपर्टी होती है, एक क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पे डिपेंड करता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कुछ हद तक मास पर भी डिपेंड करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आइसोटोप्स जो है इनके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सेम होगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मींस वैलेंसी की जब हम बात करेंगे तो वो भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ साथ ही होगा, तो वैलेंसी 1-1 होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, इट मींस वैलेंसी भी इनकी क्या होगी, सेम होगी, और जब वैलेंसी सेम होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। इट मींस हम क्या कहते हैं कि आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज but slightly different physical properties due to difference in mass। तो मास में डिफरेंस होने के कारण इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में जो थोड़ा बहुत का चेंज हो गया, इस इफेक्ट को हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं आइसोटोप्स हैव
identical chemical properties but slightly different physical properties due to difference in mass. घेर के लिख देते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट. कोई दिक्कत? आइए जरा हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सभी जगह पूछा गया है और अब तो हम लिख दिए तो अब तो कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं. जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स हैव, ए में देते हैं आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए सबसे पहले एक बात आपको ध्यान देना है. आपको लग रहा होगा कि अरे बेसिक बेसिक बातों को क्यों बता रहे हैं सब. तो बिल्कुल जब तक आप बेसिक बातों पे अपनी ग्रिप मजबूत नहीं करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. और अब वो समय चला गया कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी बहुत लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते थे. अब क्या होता है, शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आप देखिएगा कल ही हम आपको कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, 2-4 दिन में ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिससे आपको लग रहा हो कि हम तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं. लेकिन देखिएगा आप मैक्सिमम केसेज में वहाँ गलत आंसर दीजिएगा और तब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा अरे ये हम क्या गलती कर गए. आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बी में दिया गया डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सी में दिया गया आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. और डी में दिया गया है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आप क्या देख रहे हैं, अब तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं कि आइसोटोप में क्या होता है. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है कुछ हद तक. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. देखिए ना, आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसमें कहता है दोनों आइडेंटिकल होगा, यहाँ दोनों डिफरेंट, ऐसा तो है नहीं. यहाँ कहता है फिजिकल ही आइडेंटिकल हो गया जबकि केमिकल क्या है, डिफरेंट है. इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है. हमारा सी ऑप्शन का है. नेक्स्ट हम जानते हैं आइसोबार्स. जस्ट ये आइसोटोप्स का क्या होता है, रिवर्स होता है. आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोटोप में आप देखिए एटॉमिक नंबर सेम था जबकि मास नंबर क्या था, डिफरेंट था. यहाँ आप पाएंगे क्या होगा, मास नंबर ही सेम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो हम कहते हैं द एटम्स हैविंग
सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसे ही हम क्या कर रहे हैं, आइसोबार्स कर रहे हैं। द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होना चाहिए, देख रहे हैं, सेम होना चाहिए, सेम मास नंबर सेम हो जाएगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप शुरू से ये रखते आए। देखिए हम आपको इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी आपसे जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे और यह ना दे के वह टर्म यूज कर देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आप रटे हुए समझिए। और देख रहे हैं नई शिक्षा नीति भी इसीलिए लाई गई है क्योंकि बच्चे रटने पे ज्यादा फोकस देते हैं जबकि समझने पे कम, और उनमें स्किल डेवलपमेंट इस कारण हो नहीं पाता है। पढ़ने के बावजूद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं। इस कारण देख रहे हैं नई शिक्षा नीति को लाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आइसोबार्स आर एटम्स, आइसोबार्स आर, जब इसका एटॉमिक नंबर ही क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मींस ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। यह क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो देखिए हम यह बोलते हैं कि आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। देखिए अभी आपको हम बताए, इससे पहले अगर आपको आइसोबार का कोई आदमी ये डेफिनेशन बताया था तो आप क्या बोलते हैं, गलत बोल रहे हो यार, क्या क्या बोल रहे हो। बात तो वो सही बोला और 100% सही बोला और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम हो। जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट का एटम हुआ, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो ही गया भैया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो ही गया। हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ different elements. In other words, isobars are atoms of different elements having same mass number. ये आइसोबार्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। जैसे बोले डिफरेंट एलिमेंट हो गया तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो ही जाएगा, हैविंग सेम मास नंबर। जैसे आइए हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। जिसे हम बात करते हैं कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। आप क्या देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। एक कार्बन है, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है। अगर हम बात करें आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, एटॉमिक नंबर नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन है तो वो 18 ही होगा, कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। कैल्शियम है तो ये क्या होगा, 20 ही होगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब जैसे बच्चा जरा सोचना है, बच्चा इसमें भी बोल देगा क्या सर यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगा, अरे भैया यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट होगा ना। देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट है तो यहाँ ये बात थोड़े पूछी जाएगी। डिफरेंट एलिमेंट है, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने वाला है, ठीक, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हो सकता है कि एक आध फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर जाए, लेकिन वो तो एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो सारी की सारी बातें लगभग डिफरेंट ढंग की चली जाएंगी। नेक्स्ट टर्म हम लोग जाने आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, तो यहां न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है।
मीन्स हम कहते हैं इसमें हम आइसोटोन्स में क्या कहते हैं, तो यहाँ हम बोलते हैं कि द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज या आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। तो हम बोलते हैं द एटम्स हैविंग different number of electrons and protons but same number of neutrons are called isotons। इसे ही हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। जैसे आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लिखते हैं फॉस्फोरस 15, 31 एंड सल्फर 16, 32। इन दो एटम्स को देखिए, इन दो एटम्स को देखिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 15। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 16। तो इन दोनों एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन दोनों एटम्स के लिए क्या है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों में सेम होगी। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 31 माइनस 15, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, और यहाँ देखिए न्यूट्रॉन 32 माइनस 16, यह भी क्या हो गया, 16 हो गया, यह भी क्या हो गया, 16 हो गया, हो गया। जिसे हम दूसरा ही एग्जाम्पल लेते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर बात करें कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 8 एंड 16, तो भी आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 6 है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 8 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या वहाँ क्या है, 8 है। यहाँ न्यूट्रॉन की बात करें तो यह हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 8। जबकि यहाँ अगर आप न्यूट्रॉन देखें तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 इट मीन्स यह भी क्या हो जाएगा, 8। तो आप इन दो एटम्स में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों में क्या है, डिफरेंट है, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों में क्या है, सेम है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स कहा जाता है। इसके आगे अभी आइसो वाला टर्म और भी चलेगा, सब आइसो वाले टर्म को एक जगह लगभग हम कर रहे हैं, कुछ टर्म्स को जिसकी ज्यादा आवश्यकता हो रही है। एक अभी हम टर्म जो लिखेंगे ये 10 तक में आपके ध्यान में नहीं आया होगा, चर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये NTSE एग्जाम वगैरह में पूछा भी गया है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ भी कर रहे हैं, आगे तो है ही है। आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स, पहले ये आप आइसोडायाफर्स को समझ लें कि ये आइसोडायाफर्स होता क्या है। तो आप रेडियो एक्टिविटी जान रहे होंगे, हेनरी बैकरल नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसे जिसने क्या देखे थे, ये रेडियो एक्टिविटी कौन दर्शाता है, तो एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस, एटम जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को इमिट करते हुए स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होने की बात करता है। तो अब जैसे हम बात करते हैं कोई एटम है, यह है यूरेनियम 92 235, 235 रेडियो एक्टिव है। जब यह क्या करेगा, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल क्या है भैया, He+2, He+2, यही क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया।
तो जब ये अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, ये 2 है और ये क्या है 4 है, ये 2 है और ये क्या है 4 है। तो अब देखिए इधर कौन सा एटम होना चाहिए, चार्ज से बैलेंस होना चाहिए और मास क्या होना चाहिए, मास से बैलेंस होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, इधर 92 चार्ज है, इधर चार्ज क्या हुआ 2, तो यहाँ जो चार्ज होना चाहिए वो क्या 90, और 90 वाला एलिमेंट क्या है थोरियम है, ये क्या हो जाएगा 90। मास की बात करें ये है 235 और इधर मास क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 231। तो अब इनके और इनके बीच का जो रिलेशन है आप देखिए, कहीं आइसोटोप का रिलेशन, आइसोबार का रिलेशन, ये सब आपके समझ में कुछ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। आइसोटोन का रिलेशन कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं है, लेकिन एक रिलेशन इनमें है। किस तरह का रिलेशन है, तो आइसोडायाफर्स का रिलेशन है। ये आइसोडायाफर क्या होता है, तो ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। हम क्या बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल हम ले रहे हैं E, यहाँ लिखते हैं Z और ऊपर क्या लिखते हैं A। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, A माइनस Z करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं, A माइनस Z, और माइनस P भी तो करना है। बताइए ये हमारा P क्या होता है, यही तो हमारा क्या है प्रोटॉन है। P जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए क्या हो गया Z। तो बताइए ये क्या हो जाएगा A माइनस 2Z। तो आइसोडायाफर्स के लिए A माइनस 2Z का मान क्या होगा, सेम होगा। आइए हम निकाल के देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसमें, हम इसमें कहते हैं द एटम्स having same difference between number of neutrons and protons. The atoms having same difference between number of neutrons and protons are called आइसोडायाफर्स। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोडायाफर्स कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं आइए, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एक लाइन इसमें और लिखते हैं, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इट मीन्स, पैराग्राफ चेंज करते हुए, इट मीन्स फॉर आइसोडायाफर्स the value of A minus 2Z will be same. आइए हम यहां निकालते हैं A माइनस 2Z। A का मान हो गया 235 माइनस 2 इंटू 92, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 235 माइनस 184 मीन्स क्या हो गया 51। इस केस में आते हैं A माइनस 2Z, A का मान है 231 माइनस 2 इंटू 90, ये क्या हो गया 231 माइनस 180 मीन्स क्या 51। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के लिए A माइनस 2Z का मान क्या है, सेम है। इट मीन्स इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वह किस तरह का रिलेशन है, तो आइसोडायाफर्स का रिलेशन है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है सभी जगह वो आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले से भी जोड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले में भी चल के जोड़ेगा। देखिएगा ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, ये सब वहां पूछेगा।
वहाँ आइसो स्ट्रक्चरल की बात की जाएगी जिनका स्ट्रक्चर समान हो। अभी हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आप 10 तक में भी देखे होंगे। जब रेडियस की बात कर रहे होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपको रेडियस को अरेंज करने के लिए बताया भी गया होगा। यहाँ भी हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से रहता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो हम बोलते हैं कि एटम एंड आयंस having same number of electrons but different number of protons are called isoelectronics। तो हम क्या कहते हैं इसमें, हम बोलते हैं the atom and ions having same number of electrons but different number of protons are called isoelectronics। क्या देखिए, the atom and ions having same number of electrons, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, but different number of protons are called isoelectronics। जिसे आइए इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जिससे हम बात करते हैं N-3 O-2 F- नियॉन Na+ Mg+2 Al+3। तो देखिए, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप जान रहे हैं नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल होता तो क्या होता, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता, 7 होता। -3 Mg इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 7 + 3 क्या हो गया, 10। ऑक्सीजन में क्या होता, 8 होता, -2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या हो गया, 10। ये क्या होता, 9 -1 में से 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया क्या हो जाएगा, 10। ये तो न्यूट्रल है तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। सोडियम में क्या होता है, 11 जिसमें 1 चला गया तो क्या बचा, 10। मैग्नीशियम में क्या होता है, 12 जिसमें 2 चला गया तो क्या बचा, 10। एल्यूमिनियम में क्या होता है, 13 जिसमें 3 चला गया तो क्या बच गया, 10। तो आप देख रहे हैं सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 10 है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन क्या है, 7 है, यहाँ प्रोटॉन क्या है, 8 है, यहाँ प्रोटॉन क्या है, 9 है, यहाँ प्रोटॉन 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ क्या है, 13 है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसे बात करें P-3 S-2 Cl- Ar K+ Ca+2 स्कैंडियम+3 टाइटेनियम+4 वेनेडियम+5 क्रोमियम+6 मैग्नीज+7 तक जाता है। आप देखिए सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी, 15 और 3 जुड़ गया तो 18, ये 16 2 जुड़ गया 18, 17 में 1 जुड़ गया 18, ये 18, 19 में 1 चला गया 18, 20 में 2 चला गया 18, 21 -3 क्या हो जाएगा, 18 ही होगा। 22 - 4 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 23 - 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 24 - 6 सबका एटॉमिक नंबर है, इसका 19 20 21 22 23 24 25 ये क्या होगा, 24 - 6 इट मींस क्या, 18। 25 - 7 इट मींस क्या, 18। आप देख रहे हैं सही में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, 18 ही है। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें यहाँ क्या है, 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। एक बार हम देख लें क्या यहाँ तक आ रहा है या नहीं, मेरे विचार से आ जाना चाहिए। उधर नहीं लिखेगा, इसका तो ध्यान दिए, नीचे नहीं लिख रहे हैं लेकिन उधर बहुत ज़्यादा
किनारा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे और यहीं तक में छोड़ देंगे। अब आगे इस बात का ध्यान रखें। हो गया। आइए एक इस पे हम सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। Among the following select the set having isoelectronic species। ए में देखिए आपको देता है O2 प्लस NO, दूसरा दिया N2 और तीसरा है C2 माइनस 2। बी में देखिए यहाँ बात कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे में N2, तीसरे में हम देखें तो ये हमारा है C2 माइनस 2 और चौथा ले लिया है N2। सी में आते हैं, यहाँ देखते हैं ये बात करता है NO प्लस, दूसरे में बात करता है N2, तीसरे में बात करता है CO और चौथे में हम बात करते हैं O2 प्लस 2। O2 प्लस 2। डी की बात करते हैं, O2 प्लस 2 से ज़्यादा अच्छा हम ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आइए इसमें बात करते हैं CO, फिर लेते हैं CN माइनस, फिर लेते हैं NO, फिर लेते हैं NO और एक में हम ले लेते हैं NO प्लस। NO प्लस कोई सेम तो नहीं हुआ है? नहीं। अब जरा ध्यान दें, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि among the following select the set having isoelectronic species। इसमें isoelectronic सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, हम चेक करते हैं। यहाँ 8 गुने 2 क्या हो गया 16, 16 में 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 1 पॉजिटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखें 7 और यहाँ क्या है 8, यहाँ भी क्या है 15 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 है तो जो जुड़ जाएगा। इन दोनों सेम तो नहीं हो रहा है सारा का सारा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ चलते हैं तो ये हमारा क्या हो गया 14 तो हो गया, ये 6 और ये 8, ये भी हमारा 14 है, ये भी हमारा 14 है। ये 3 तो हम देख रहे हैं हमारा 14 हो रहा है, लेकिन ये 14 कहाँ हुआ, यहाँ 7 और यहाँ 8 में से क्या हो गया 15 हो गया। इसमें चलिए ये क्या है 7 और ये 8, जिसमें 1 का लॉस हो गया तो ये क्या हो गया 14 हो गया। ये भी 14 है, यह भी 14 है। यहाँ देखिए कार्बन में क्या हो गया 6 हो गया, नाइट्रोजन में क्या हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, 6 यहाँ 7, तो 6 प्लस 7 क्या हो गया 13 माइनस 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। जबकि यहाँ चलते हैं तो ये तो हमारा 14 है, ये तो हमारा 14 है, ये 15 है और ये भी हमारा क्या है 14 है। तो बताइए कौन सा होगा सी।
इसके बाद हम जो एक दो बात करने वाले हैं, अब ये जनरली एटम्स में एप्लीकेबल ना होकर ये कहाँ होगा, कंपाउंड्स वगैरह में एप्लीकेबल होगा। इसमें दो टर्म को हम चर्चा सिर्फ कर लेते हैं। एक आप जानते होंगे आइसोमर। आइसोमर्स के संबंध में आपको पता होगा, ये आइसोमर्स क्या है, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे, कुछ बच्चे 10 तक में क्या कह देते हैं, बट हैविंग, हमें ये बोलना है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये क्यों एराइज करता है, यह एराइज करता है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड रिस्ट्रिक्टेड एटम। जरा ध्यान देंगे, आपके 10 तक में केवल और केवल एक ही ढंग की मेनली बात थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि आइसोमर दो ढंग का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जबकि स्टीरियो जो होता है ना, उसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उसमें स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। वहां सिस ट्रांस DL डेक्स्ट्रोलिवो ये सब यूज होता है, सिस ट्रांस डेक्स्ट्रोलिवो यूज होता है, ये सब ये आप नहीं पढ़े, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट, आपसे कोई पूछेगा आइसोमर्स तो आप ये बोल देते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर आइसोमर का हो, लेकिन स्टीरियो है तो वहां उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन हाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए यह बोलना है। आइसोमर्स में हम क्या कहेंगे, हम बोलते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different physical and chemical properties are known as आइसोमर्स। आखिर ये क्यों एराइज करता है भैया, तो इट एराइजेज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और ड्यू टू डिफरेंट, 3 डायमेंशनल बात होगी इसमें, और ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड रिस्ट्रिक्टेड एटम। ये आप नहीं पढ़े होंगे स्टीरियो आइसोमर, हम थोड़ी सी बातों को बता दिए, क्या बोले कि गैप भी तो भरते जाएंगे ना, बेसिक के साथ हम क्या बोले कि गैप को भी भरते चले जाएंगे। तो इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड रिस्ट्रिक्टेड एटम। जिसे हम बात करें कि C2H6O, इसके द्वारा हम दो कंपाउंड को इंडिकेट कर रहे हैं, C2H5OH, यह हमारा है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, यह हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, और दूसरा CH3OCH3, ये क्या हो गया, डाइमिथाइल ईथर। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये लिक्विड है, ये गैस है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हुए हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, जबकि यहाँ कोई बात नहीं है, ये आराम से डिहाइड्रेशन में जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ इस टंग की कोई बात नहीं है।
इसके फिजिकल, इसका आराम से ऑक्सीजन होगा, उसका नहीं हो रहा है उस ढंग से। तो हम पाते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस की बात आ रही है। हम बात करते हैं C3H6O, देखिए दर्शा रहे हैं CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनल। और दूसरा देखें CH3 CO CH3, ये क्या है, एसीटोन कीटोन यानी प्रोपेनॉन है। अगर हम बात करते हैं C3H6O2 की ही, तो क्या देखेंगे CH3 CH2 COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरा देखते हैं CH3 COO CH3, ये क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये ईस्टर है, यह क्या है, ईस्टर है, जबकि यह क्या है, एसिड है। यह क्या है, एल्डिहाइड है, जबकि ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। इन सब में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया है, ठीक। लेकिन अब देखिएगा, ये अभी आप नहीं जान रहे होंगे जहां उसका क्या होता है, क्योंकि इस केस में उसका आयुपैक नेम बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि स्टीरियो वाला जो होता है ना, उसका आयुपैक नेम सेम रहता है। आयुपैक नेम क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। इससे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, अभी C4H8 की बात करना चाह रहे हैं, और यहाँ हम बात करेंगे ब्यूट-2-इन की, क्योंकि ये ब्यूट-1-इन भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्यूट-2-इन की। तो ब्यूट-2-इन की, तो कार्बन कार्बन, ये देखिए CH3H CH3H। दूसरा देखते हैं C डबल बॉन्ड C, ये हमारा है, एक को फिक्स रखिए, दूसरे को रोटेट कर दीजिए ना, CH3H, यहाँ कर दीजिए H और यहाँ कर दीजिए CH3। तो आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्या है, सेम है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ क्या है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्लेन को देखें तो यहाँ क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और हाइड्रोजन क्या सेम साइड है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, एक्रॉस, इसे एक ऊपर है, एक क्या है, नीचे है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं सिस, इसका नाम ब्यूट-2-इन ही लिखा गया, तो पहले लिखना पड़ेगा सिस ब्यूट-2-इन, और ये में लिखाएगा ट्रांस ब्यूट-2-इन, क्योंकि इसका आयुपैक नेम सेम रह जाता है, जबकि प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है। प्रॉपर्टी डिफरेंट, जैसे कि ग्लूकोज की ही बात करें तो ग्लूकोज का टोटल 16 आइसोमर्स होगा, और आप जो लेते हैं वो क्या, ग्लूकोन डी, इसका डेक्स्ट्रोज आइसोमर, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ये सब जब हम लोग आइसोमर्स में चलेंगे तो बिल्कुल सब कुछ को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स वगैरह की बातों को जानते चले आएंगे। एक टर्म आपको हम इसमें और बता दें, आइसो से जुड़ा हुआ कम से कम, ये टर्म से भी आप अवगत नहीं होंगे, ध्यान नहीं दे रहे होंगे। आइसोस्टर, आइसोस्टर, आइसोस्टर कौन होता है, हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स हैविंग same number of atoms and same number of electrons are called isoster. The compounds having same number of atoms and सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली हम वही कर देते, दो बार सेम नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी। कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते थे, एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोस्टर। इसमें हम एक एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम यहां लिखते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, जरा ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक बेंजीन का तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा, C6H6,
लेकिन इनऑर्गेनिक व्यंजन का फॉर्मूला कहीं को पता है क्या? क्वेश्चन सभी जगह, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सभी जगह पूछा गया है। और ये बिल्कुल आप देखेंगे आपके 11th बुक में ही जो पी ब्लॉक है ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 आप देखेंगे बुक में तो वहाँ आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाएगा। इसका नाम है बोराजाइन और बोराजॉल। बोराजाइन और बोराजॉल ये बोरोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनिक बेंजीन के ही सिमिलर होता है, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। अब आइए हम देखें, ये होता है B3N3H6, B3N3H6। इसे यहाँ देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसका 6 और इसका 6 क्या हो गया? 12। यहाँ भी देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो क्या होगा? 3 + 3 + 6 में क्या हो गया? 12। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन में 6 होता है, 6 × 6 क्या हो गया? 36 + 6 में क्या? 42। वहां भी आप जोड़ के देखिए सेम ही होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरोन में क्या हो गया जी? 5, 5 × 3 क्या? 15। नाइट्रोजन में क्या होता है? 7, 7 × 3 क्या हो गया? 21 + 6 ये भी क्या हो गया? 42। क्या हो गया? 42। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं भाई। जिससे हम एग्जांपल और देखते हैं, CO2 एंड N2O। इस गैस का नाम तो आप जान रहे हैं, ये कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस। यही क्या है? लाफिंग गैस है CO2। इसमें देखिए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 3 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएगा? 6 और इसमें 8 × 2 में 16 तो 6 + 16 में क्या हो गया? 22। यहाँ भी देखें सेम बात होगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 3 है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके लिए देखिए 7 × 2 क्या हो गया? 14 + 8 इट मीन्स क्या? 22। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के संबंध में जानेंगे। अभी बच्चे क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d इन सब के टर्म में कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं 288 करके लिखते हैं। अब 288 करके नहीं चलने वाला है, हमें क्या SPDF के टर्म में चलना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें बताना है, तब न जाके हम पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे जहाँ SPDF की बातें शुरू हो जाएगी। तो आप देखते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक और सम P ब्लॉक आपको 11th में पढ़ना है, जबकि रिमेनिंग P ब्लॉक D एंड F ये पूरा का पूरा कहाँ है? 12th में है। तो जैसे ही हम S ब्लॉक बोले या P ब्लॉक बोले तो आपको समझना पड़ेगा ना कि हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को जानना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, एक नोटिस आपको बता दें, जरा ध्यान दें। अभी आपकी क्लास हम जान के अल्टरनेट डेट दे रहे हैं, क्योंकि रीज़न क्या है हम आपको पहले ही बताए हम क्लास 5 अगस्त से शुरू करेंगे। अभी अगर रोज़ क्लास दे दें तो कुछ बच्चों का छूट जाएगा ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे बहुत पहले फ़ोन करके पूछे और उन्हें आप पहले ही बता दिए थे कि क्लास अगस्त में शुरू होगी, आप रक्षाबंधन के बाद हमको कॉल कर लेंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम लिखे नहीं थे ताकि हम उनसे फिर से कॉल कर पाए। तो इसलिए अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कल कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के संबंध में जान लेंगे। 1 तारीख है, 2 और 3 आपकी रक्षाबंधन के लिए आपको छुट्टी दे दी जाएगी। 4 तारीख को हम सभी बच्चे से पर्सनली बात कर लेंगे और 5 तारीख से आपका जूम ऐप पर क्लास शुरू हो जाएगा और उस दिन से हम लोग सही ढंग से पढ़ते चलेंगे। हाँ,
उस समय से आपकी वीक में 5 दिन क्लास रखी जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को डाउट क्लास रखा जाएगा और संडे को जब हम कुछ पढ़ा उड़ा लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा डाउट क्लास ही रखा जाएगा और टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी हम जान के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग कल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात।